नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम करियर गुरु में। मैं हूं आपके साथ वर्ष गौरी। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ, बिना मेहनत के करियर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये मेहनत अगर सही दिशा में हो तभी सक्सेस आपके कदम चूमती है। आज हर युवा का सपना होता है कि एक आदर्श सरकारी नौकरी। आज के कार्यक्रम में बात होगी एसएससी की तैयारी की, तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम करियर गुरु। करियर गुरु प्रोग्राम में आज हमारे साथ भोपाल की जानी मानी सावधानी कोचिंग के डायरेक्टर आनंद सावधानी जी जुड़ेंगे, जो आज युवाओं की करियर से जुड़ी शंकाओं का समाधान करेंगे। आनंद सावधानी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज एसएससी की तैयारी के बारे में जानकारी देंगे आनंद सावधानी जी। इस कार्यक्रम में हमारे दर्शक भी हमसे जुड़ सकते हैं और आनंद सावधानी जी से सीधे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर हम आपको एक बार और बताते हैं, 0755402905 और 0755402906। ये हमारे नंबर हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और आप इन नंबर पर फोन करके आप जो आपकी क्वेश्चंस हैं, जो आपके सवाल हैं, वो सवाल आप सीधे कर सकते हैं। आनंद सावधानी जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे और क्या कुछ क्यूरियोसिटीज यहाँ पर बच्चों को होती है और किस तरह से एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, उनसे सीधे सवाल करते हैं। तो आनंद जी, क्या है एसएससी और इसका पूरा नाम आखिर क्या है? एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट निकलती हैं, मतलब भारत शासन में जितने भी गवर्नमेंट भारत शासन के अंडर में आते हैं, भले वो इनकम टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, सेंट्रल एक्साइज, सीबीआई या एजी ऑफिस, ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं इसमें रिक्रूटमेंट का काम जो है वो एसएससी के हाथ में, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसमें असिस्टेंट की पोस्ट पर भी रिक्रूटमेंट करता है और ऑफिसर की पोस्ट पर भी रिक्रूटमेंट करता है। जी आनंद जी, एसएससी में कितनी तरह की वैकेंसीज के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और कौन कौन से लेवल में ये परीक्षाएं होती हैं? एसएससी जनरली 3 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराता है। एक मल्टीटास्किंग जिसमें 10th वाले एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जो लोग 12वीं पास हैं वो इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा देके पास हो सकते हैं। तीसरा जो एसएससी की वैकेंसीज निकलती हैं वो जनरली सीजीएल पोस्ट के लिए निकलती हैं, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। जितने भी लोग स्नातक हैं वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लोग भी स्नातक स्तर पर जाते हैं वो सब अधिकारियों के रूप में चयनित होते हैं, और जो भी 12वीं या 10वीं लेवल पे एसएससी के थ्रू एंट्री करते हैं वो बाबू यानी असिस्टेंट या क्लर्क की पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं। खास बात यह है एसएससी के बारे में कि एसएससी का जो पैटर्न है काफी समय से एक जैसा ही चला आ रहा है, और माइनर सा चेंज करके भी एसएससी काफी समय से है। तो जो लोग एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने एक बार इसको पैटर्न को समझ लिया तो आगे चल के भी उनको परेशानी नहीं होगी, आराम से वो पेपर को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने पैटर्न का जिक्र किया, क्या पैटर्न है इस पूरे एसएससी के एग्जाम का? एसएससी के पैटर्न में केवल 4 चीजें हैं, भले मल्टीटास्किंग हो, भले हाई सेकेंडरी लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो। इसमें 4 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ये 4 सब्जेक्ट पे अगर हमने पकड़ बना ली तो हम सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने बात है जनरल नॉलेज की और मैथ्स की, क्योंकि जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स ना पूछते हुए ये लोग ट्रेडिशनल जीके पूछते हैं, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कैंडिडेट ने इस पे पकड़ बना ली तो आराम से जनरल नॉलेज का पेपर क्लियर कर सकता है। दूसरे एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में थोड़ा सा मैथ्स में अंतर रहता है, क्योंकि दूसरे एग्जाम में जो मैथ्स आती है वो नॉर्मल आती है, एसएससी में कुछ हायर मैथ्स के पार्ट्स ऐड हो जाते हैं, जिसको हम ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के रूप में भी हम सुनते हैं। तो अगर लोगों ने इन सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया तो एसएससी का एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। आनंद जी, एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता आखिर क्या है?
कितने चरणों में ये होती है और कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, जिसका जिक्र आप पहले ही कर चुके हैं, और कितने नंबर की ये परीक्षा होती है और इस परीक्षा में सफलता पाने का वो क्या मूल मंत्र है? जी, मैं एक ही प्रश्न के उत्तर में सारे जवाब आपको दे सकता हूँ। जो लोग भी 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं वो सारे एसएससी के लिए एलिजिबल हैं। बस ये है कि 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप एडल्ट हैं, आप वयस्क हैं, तो आप एसएससी की परीक्षा दे सकते हैं। दूसरी चीज ये कि एसएससी का जो पैटर्न है, मैंने बताया कि 50-50-50-50, यानी रीजनिंग 50, मैथ्स 50, इंग्लिश 50 और जीके 50, टोटल 200 क्वेश्चन का ये पेपर रहता है, जिसके लिए कंबाइंड टाइम 2 घंटे का मिलता है। और यहाँ पर इंडिविजुअल कट ऑफ इतना डिपेंड नहीं करता है, ओवरऑल मेरिट डिपेंड करती है। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में थोड़े कम क्वेश्चन भी किए और किसी में ज्यादा भी कर दिए तो भी आप पास हो सकते हैं। और यहाँ पर पास होने के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, वो सब आपको रिक्रूटमेंट देती हैं। और तैयारी के लिए अगर हम बात करें कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या एग्जाम को फेस करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप अगर 4 विषय की किसी परीक्षा को दे रहे हैं तो सबसे पहले उस 4 विषय का पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए, ताकि कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। और दूसरी बात की सही कर सकें। एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पास करने के लिए जो मूल मंत्र होता है वो होता है एक्यूरेसी प्लस स्पीड इक्वल टू सक्सेस। इसका मतलब हम सही करें और तेजी से करें तो पास हो जाएंगे। सही यानी कि हमारा अगर बेसिक क्लियर होगा तो हम अपने आप क्वेश्चन सही करेंगे। दूसरी चीज आती है स्पीड, यानी हम ज्यादा कैसे करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं, उसके लिए होती है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, तो एक्यूरेसी और स्पीड इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो सक्सेस अपने आप हो जाएंगे। बिल्कुल। आनंद जी, एसएससी द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा में कौन कौन से विषय का समावेश किया जाता है और कितने चरण में ये होते हैं? लगभग सब्जेक्ट्स तो वो सारे सेम है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। इसमें टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। पहला एग्जाम जिसको हम प्री बोलते हैं, उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। दूसरा हम मेंस की बात करते हैं, उसमें भी लगभग इनमें से काफी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। और तीसरा होता है इंटरव्यू। हालांकि एचएसएल जो हायर सेकेंडरी लेवल है, इसमें मोदी सरकार ने काफी एग्जाम से, जितने भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम से, जितने भी बाबू स्तर की परीक्षाएं, सबसे इंटरव्यू हटा दिए हैं। और ऑफिसर लेवल में अभी भी इंटरव्यू है। तो जो भी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी, उसमें प्री, मेंस, देन इंटरव्यू, इन 3 स्टेज पर कोई भी एग्जाम क्रैक होता है। प्री में जो रेशियो रहता है, अगर एक पोस्ट किसी भी डिपार्टमेंट को चाहिए तो 10 लोगों को वो प्री क्वालिफाई कराते हैं, यानी मेंस 10 लोग देंगे। 10 में से वो छांट के 3 लोगों को लेते हैं जिनका इंटरव्यू होता है, और फाइनल 1 को जॉब मिलती है। इसका मतलब लाखों लोग जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें 10:1 का रेशियो होता है मेंस के लिए, और 3:1 का रेशियो रहता है इंटरव्यू के लिए। जी बिल्कुल। आनंद जी, हमारे साथ दर्शक है अभिषेक जी, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आप अपना सवाल आनंद जी से कर सकते हैं। तो लगता है संपर्क टूट गया है हमारा। एक और दर्शक है श्वेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। श्वेता, आप अपना सवाल डॉक्टर आनंद जी से कर सकते हैं। श्वेता, क्या आप सुन पा रही हैं? हेलो सर जी, सवाल कीजिए। तैयारी करने के लिए मूल मंत्र बताइए कि कैसे पढ़ें और जल्दी से सफलता हासिल हो सके, क्योंकि अगर जीके पढ़ते हैं। जी, तैयारी के लिए आपने बोला मूल मंत्र बता दें, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी को मूल मंत्र ये लगता है कि सब हमारे फिंगर टिप पे आ जाए, एक हम चुटकी बजाएं और हमारी नौकरी लग जाए, एक हम चुटकी बजाएं और हम प्रमोशन मिल जाए। तो मूल मंत्र ये नहीं है कि आप आसानी से पास हो जाएं। मूल मंत्र ये है कि आप मेहनत कितना कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज मेहनत पे डिपेंडेंट है। जैसा कि मैडम ने भी अपने प्रोग्राम चालू करते समय बोला कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग कोशिश करते हैं उनको आज नहीं तो कल सफलता मिलती है। और कोशिश का बस डायरेक्शन सही होना चाहिए। डायरेक्शन से मेरा मतलब है कि अगर हमें क्रिकेट खेलना है लॉर्ड्स के मैदान में और हम गली क्रिकेट खेल रहे हैं तो शायद हम पास नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें आजकल जो एग्जाम होने लगे हैं, पिछले साल से चेंजेस हुए हैं कि जो एग्जाम होने लगे हैं एसएससी के, वो कंप्यूटर पे होने लगे, यानी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। और आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में, हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं कहीं तो शहरी क्षेत्रों में भी, अभी भी लोग कागज और पेन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, एक और दर्शक है राधा पांडे, वो शाहपुरा से फोन लाइन पर जुड़ गए, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। पांडे जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। तो लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। हम लगातार हम अपने दर्शकों को बता दें, एक और दर्शक है यश राजपूत, भोपाल से जुड़ गए हैं। यश, आप अपना सवाल कर सकते हैं आनंद जी से। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका कोचिंग सेंटर अन्य कोचिंग सेंटर से क्या खास है, हम क्यों ज्वाइन करें आपके यहाँ? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं यहाँ पर आपको कोचिंग के लिए इनवाइट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बल्कि ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप कोचिंग
जहां भी ज्वाइन करें, अपने घर के पास ज्वाइन करें, जो अच्छा इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन करें। और सबसे अच्छी बात कि कोचिंग में आप ये चीज देखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पर मैं अपनी कोचिंग में आपको इन्वाइट करने नहीं आया हूं, मैं केवल कोचिंग की जानकारी देने आया हूं कि एसएससी की किस प्रकार का सिलेबस होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं कि आपके घर के आसपास जो भी इंस्टीट्यूट हो, भले ही वो सावधानी कोचिंग का इंस्टीट्यूट हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसको ज्वाइन करें। बट सबसे अच्छी बात, किसी भी इंस्टीट्यूट को चुनते समय ये देखना चाहिए कि उसका पास का रिकॉर्ड क्या है और कोचिंग में हमें फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही हैं, कोचिंग की फैकल्टीज का लेवल क्या है, कोचिंग का एटमॉस्फेयर क्या है। केवल एसी देखकर या फर्नीचर देखकर हम किसी भी कोचिंग का चुनाव न करें। मेरा कहना यह है कि उसका पास रिजल्ट देखें कि उसको कितने साल हुए हैं, कितने साल से वो इस फील्ड में है, कितने साल का एक्सपीरियंस है उनके फैकल्टीज को, और हमें डिलीवर क्या क्या कर रहे हैं, ये चीज होती है मेन। आनंद जी, एक और हमारे दर्शक हैं नेहा, जो भोपाल से जुड़ गई हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। नेहा, आप अपना सवाल कर सकती हैं। मैम, मेरा सवाल ये है कि एसएससी में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट? बिल्कुल, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एसएससी में ओवरऑल मेरिट बनती है, यानी 200 में से आप कितने नंबर लाते हैं ये डिपेंड करता है। अब जाहिर है कि हर किसी स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है और एक सब्जेक्ट बहुत वीक होता है। मान के चलिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मेरा अगर मैथ्स वीक है तो हो सकता है मेरा इंग्लिश स्ट्रांग होगा। अब मुझे क्या करना है कि जो वीक सब्जेक्ट है, वीक को हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, वीक सब्जेक्ट की भी हमें प्रैक्टिस करनी है, वीक सब्जेक्ट में भी हमें स्कोर करना है। लेकिन जो मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट है ना इंग्लिश, मैं उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जो चीज उसकी स्ट्रांग होती है उसको लेते ही नहीं है, उसको पूछते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अच्छा है। जबकि सोचिए, जो चीज मेरी अच्छी है उसको अगर और मैं प्रैक्टिस करूंगा और अच्छा बनाऊंगा तो ज्यादा स्कोर मैं उसमें कर पाऊंगा जो मेरी खासियत है। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर आप मेहनत करें, लेकिन जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उस पर आप ज्यादा मेहनत करें। उससे क्या होगा कि जो स्ट्रांग पॉइंट है उसमें आप आराम से मार्क्स गेन कर लेंगे। और यहाँ पर केवल मार्क्स का ही गेम है, कैलकुलेशन का ही गेम है कि किसने कितने ज्यादा नंबर लिया है, उसकी जॉब लग जाएगी। जी बिल्कुल। आनंद जी, एसएससी मल्टीटास्किंग में अगर चयन होता है तो किस पद पर काम करना होता है और कितने नंबर के प्रश्नों का कौन कौन से विषय का समावेश इसमें किया जाता है? जी, एसएससी मल्टीटास्किंग से नाम से स्पष्ट है कि मल्टीटास्किंग यानी कि सारे जॉब, मल्टीटास्किंग यानी हर तरह का टास्क। इसका मतलब जो ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट है और जो क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, इन दो पदों के अलावा भी बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिससे गवर्नमेंट चलती है, जिससे डिपार्टमेंट चलता है। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं, भले वो लोअर डिवीजन क्लर्क हो, भले अपर डिवीजन क्लर्क हो, भले वो असिस्टेंट की पोस्ट हो, भले वो सब स्टाफ की पोस्ट हो, भले वो लेबर टाइप की पोस्ट हो, तो जितनी भी पोस्ट हैं इन सबको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। और मल्टीटास्किंग से ही इस चीज का रिक्रूटमेंट होता है। मल्टीटास्किंग के लिए भी सब्जेक्ट्स वही हैं जो मैंने अभी पहले आपको जिक्र किए। अगर उन सब्जेक्ट पे हम कमांड बना लेंगे तो काफी अच्छा होगा। एक चीज और, हम अभी मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये दो राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का जो वीक पॉइंट है वो अंग्रेजी होता है। हो सकता है मेरी आवाज या मेरा रोकना चाहूंगी। एक और दर्शक है पूजा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है भोपाल से। पूजा, आप अपना सवाल आनंद जी से कर सकती हैं। मेरा सवाल यह है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एसएससी में कोई स्कोप है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्कोप ही स्कोप है, क्योंकि आज की डेट में बुरा मत मानेगा लेकिन सच्चाई ये है कि हम इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब्स हैं लेकिन बहुत कम है। या तो कॉलेज में कैंपस आता नहीं है, अगर आता है तो हमें नहीं ले जाता, और अगर लेके भी जाता है तो कहाँ ले जाता है? बेंगलोर, पूना, हैदराबाद। और देता कितना है? 10 से 15 हजार। वहां पर फ्लैट का किराया ही 8 से 10 हजार रुपए है। तो जो लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर वो अपनी जॉब से खुश हैं, अपने प्रोफेशन से खुश हैं, तो बिल्कुल उसको कंटिन्यू करें। लेकिन जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है तो एसएससी की तरफ स्विच कर सकते हैं। आज की डेट में एसएससी ऐसा जॉब है जो और बैंकिंग जॉब या रेलवे जॉब या व्यापम जॉब से अच्छा है, क्योंकि सीधे अगर ऑफिसर बनते हैं आप ग्रेजुएशन के बाद तो सीधे गजेटेड ऑफिसर की जॉब मिलती है। लगभग 40 से 50 हजार आपकी सैलरी रहती है, प्लस गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है। इसका मतलब जो हम जॉब करेंगे तो हम गवर्नमेंट के दामाद बन चुके हैं, तो गवर्नमेंट की जो जो फैसिलिटीज और एम्प्लॉयज को मिलती हैं वो आराम से आपको मिलेंगी, भले ही आप बीई होल्डर हो, भले ही आप बीकॉम हो। तो मेरे ख्याल से सबको फायदा लेना चाहिए। जी बिल्कुल। एक और दर्शक है सीहोर से, वो दशरथ मोहन जी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन जी, आप अपना सवाल आनंद जी से कर सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हुए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो सर क्या मुझे सर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो मेरे ख्याल से आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी चाहिए। आज मैं एसएससी के बारे में बता रहा हूं तो एसएससी के साथ साथ मैं और जॉब्स को भी इसलिए मर्ज कर रहा हूं क्योंकि आजकल इंडिया में होने वाले वो सारे एग्जाम्स, इवन बोलना चाहिए कि 99% एग्जाम्स जिससे गवर्नमेंट जॉब मिलती है, सबका पैटर्न सेम हो गया है।
आप चपरासी का पैटर्न उठाएं या IAS ऑफिसर का पैटर्न उठाएं, सबका पैटर्न यही है। सब में सेम एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, जिसमें हम रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर की बात करते हैं। ये सब्जेक्ट पे अगर आपने कमांड बनाया, आपने ग्रेजुएशन कर ही लिया है, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, किसी भी एग्जाम के लिए करें, आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और ये सारे सब्जेक्ट आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। भले आप MBA एंट्रेंस की बात करें, भले आप इंश्योरेंस की बात करें, आप अगर BE किए हुए हैं, आपकी कंपनी कोई कॉलेज में कोई कैंपस आ रहा है कंपनी, वो भी यही पूछेगा। इसके अलावा सारे एग्जाम RBI, SBI, व्यापम, पटवारी, संविदा शिक्षक, अकाउंटेंट, रिजर्व बैंक, किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करें तो सब में 19-20 अंतर है, लेकिन पैटर्न यही है। तो अगर आप ये तैयारी करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। भूपेश है, एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए। भूपेश, आप अपना सवाल कीजिए। सवाल था कि मेरी बेटी जो है 12th अभी उसने क्लियर किया है और अभी कॉमर्स से किया है उसने, तो मैं उसको बैंकिंग के लिए तैयारी करवाना चाहता था, तो उसके लिए क्या करना? आज की डेट में अगर फीमेल हैं या फिर मेल हैं, बैंकिंग से अच्छा मेरे हिसाब से कोई कैरियर नहीं है। SSC तो अच्छा है, लेकिन बैंकिंग को प्रोफेशन के रूप में चुना जा सकता है, क्योंकि आज भी बैंकिंग में 10 से 5 की जॉब है, बढ़िया 10 बजे जाना है, 5 बजे आना है, काम का प्रेशर भी कम है। और प्राइवेट नौकरी जो होती है वो हमेशा शोले पिक्चर की बसंती की तरह काम करती है कि जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी, जब तक टारगेट पूरा करोगे तेरी नौकरी रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में कभी आपने नहीं सुना होगा रेलवेज में कि तू इतनी टिकट कर ले तो तेरी नौकरी बची रहेगी, तू इतने अकाउंट खोल ले तो तेरी बैंक में नौकरी रहेगी, ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। तो यहाँ पर यही सिचुएशन है, अगर आप बैंकिंग की जॉब करते हैं तो टारगेट काफी हद तक नहीं मिलते हैं आपको। इसके अलावा पेंशन का जहां जहां स्कीम है, पेंशन का फायदा आपको मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज है, भले मेडिकल की हो, भले इंश्योरेंस की हो, भले शिक्षा की हो, तो सारी जॉब्स आज की डेट में सारी जॉब्स के साथ साथ प्लस बैंकिंग की जॉब के साथ साथ भी ये फैसिलिटीज हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप बैंकिंग जॉब सुन रहे हैं तो बेहतर ऑप्शन है, बढ़िया। सौरभ द्विवेदी हैं, एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भोपाल से। सौरभ जी, सवाल कीजिए अपना। सौरभ जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, कुछ नहीं सुना था। SSC एग्जाम क्लियर करने के लिए मुझे कितना आवर स्टडी करना पड़ेगा? बड़ा सवाल है आनंद जी, क्योंकि ज्यादातर लोगों में यही क्यूरियोसिटी है कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर हमें क्लियर करना है तो कितने घंटे मिनिमम और मैक्सिमम हमें पढ़ना चाहिए? ये बहुत सही सवाल उठाया आपने, और ये सवाल जो भी तैयारी करता है लगभग सबका ये सवाल होता है कि हम कितना पढ़ लें। तो जाहिर है मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सवाल का मैं जवाब अभी नहीं दे रहा, इस सवाल का जवाब मैं अपनी बात में दे रहा हूं, तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। मेहनत करने वाला जो इंसान है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 घंटा पढ़ते हैं और 5 घंटे का आउटपुट देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी 1 घंटे का आउटपुट नहीं दे सकते। सबका लेवल अलग अलग होता है। मैं अगर हर साल 90% से पास हो रहा हूं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 40% से हो रहे होंगे, कुछ ऐसे भी हैं कि जो 60 से हो रहे होंगे। तो हर तरह के लोग हैं। कितनी तैयारी करनी है ये कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता, कितने घंटे पढ़ना है कोई भी गाइड नहीं कर सकता। ये आपको अपने आप से पूछना होगा कि कितनी देर आप मन लगा के पढ़ सकते हैं। पढ़ना उतना ही चाहिए जब तक आपका ब्रेन आपका साथ दे रहा हो। मैंने देखा है कि आनंद जी, एक सवाल ले लेते हैं। दर्शक है नेहा, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। नेहा, आप अपना सवाल कीजिए। ये मैं ये पूछती थी कि SSC ग्रेजुएशन पास करना बेहतर होगा या करना बेहतर होगा? एक बार और बोलेंगे, मैं सुन नहीं पाया। SSC जो है ग्रेजुएशन के बाद करना बेहतर है या 12th के बाद? ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद? SSC दोनों लेवल है। SSC 12th के बाद भी है, SSC ग्रेजुएशन के बाद भी है। अगर आपका अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप 12th के बाद की जो वैकेंसीज हैं कम से कम उसके लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि आपको चांसेस मिल सकते हैं। आप सोचिए, ग्रेजुएशन में 3 साल का आप वेट करेंगे, जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा उसके बाद आप तैयारी करोगे, तो हो सकता है उस समय अगर वैकेंसीज ना निकले, और हो सकता है अगर वैकेंसीज कम हो जाएं तो आप किसको ब्लेम करेंगे? बल्कि अपने आप को ब्लेम करेंगे कि शायद मैं 12वीं पास वाली भर्तियों की तैयारी कर लेती तो आज कहीं ना कहीं मेरी जॉब लग जाती। तो पहले आप छोटे जॉब को पकड़ो, पहले 12th वाली जॉब लग जाए, उसके बाद ग्रेजुएशन अगर हो जाएगा तो कोई मना थोड़ी है, ग्रेजुएशन के बाद भी आप जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल। रोहित यादव हमारे साथ एक और दर्शक हैं, भोपाल से फोन लाइन पर जुड़ गए। रोहित, आप अपना सवाल कीजिए। सर, मेरा एक सवाल ये है कि मैंने MSc कर चुका हूँ केमिस्ट्री से, तो आगे मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये आपने जो बात बोली ना MSc की, अगर आप नहीं बोलते तो थोड़ी देर बाद मैं बोलता। आजकल हो क्या रहा है, सब लोग 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BE कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बुरा लग रहा है कि जॉब आपको कॉलेज नहीं दिलवा सकता। बहुत कम कॉलेज हैं जहां जॉब मिल रही है। बाकी आजकल कॉलेज केवल आपको डिग्री दे सकता है लेकिन जॉब नहीं दे सकता। आप डिग्रियां बढ़ाते जा रहे हैं,
आप बीएससी के बाद सीधे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते थे, लेकिन आपने एमएससी भी कर लिया। सोचिए बीएससी के बाद भी जॉब नहीं मिली। मैं दावे से बोल रहा हूँ कि एमएससी के बाद भी कॉलेज आपको जॉब नहीं दे सकता। कोई भी कॉलेज जो है वो केवल आपको डिग्री दे सकता है, स्किल्स आपको खुद डेवलप करनी है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी होंगी तो जॉब मिलेगी, और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अलग से ट्राई करना पड़ेगा, कॉलेज शायद आपकी हेल्प ना कर सके। बिल्कुल। एक सवाल और ले लेते हैं, रायपुर से हमारे दर्शक है सत्या फोन लाइन पर चुके हैं। सत्या, आप अपना सवाल कीजिए। जी सत्या, आप अपना सवाल कीजिए। जी सर, जैसे कि मेरे पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, कोचिंग के भरने की फीस के लिए, तो हम अपना तैयारी खुद से कैसे करें? जी बिल्कुल सही आपने प्रश्न उठाया। कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं। अगर आप वीक हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आप सब्दाणी कोचिंग आइए, आपको फ्री ऑफ चार्ज हम लोग सेवा करेंगे, क्योंकि सब्दाणी कोचिंग का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, आनंद सब्दाणी एजुकेशन सोसाइटी। उसमें जो भी फाइनेंशियली वीक है, पुअर कैंडिडेट है, उनको हम फ्री ऑफ चार्ज एडमिशन देते हैं। अगर जहां तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है और जो वाकई में फाइनेंशियली वीक है, उनका हम स्वागत करते हैं। सब्दाणी कोचिंग आइए, हम फ्री ऑफ चार्ज उनकी सेवा करेंगे। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, भोपाल से बाहर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले मार्केट में कुछ अच्छी बुक्स मिलती हैं। जिस सिटी में भी आप रहते हैं वहां पर आप पर्टिकुलर एसएससी के एग्जाम्स की बुक्स लीजिए, उन बुक्स से स्टडी कीजिए, पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। दूसरी चीज, जीडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अकेले नहीं है, आपके आसपास के दायरे में और भी लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़िए और 5-6 लोग मिलकर डेली जीडी कीजिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन जितना करेंगे उतना आपके चांसेस आगे बढ़ेंगे। बनारस से एक दर्शक है राकेश शुक्ला जी, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, सवाल कीजिए आप अपना। हाँ, सवाल यही करना था कि ये एसएससी की तैयारी कहाँ कैसे करनी होगी। अभी दरअसल सीएस में लड़का हमारा है, वो दरअसल गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप बच्चा अभी से ही सोच रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, वैसे तो दूसरी जगह माँ बाप प्रेशर करते हैं, लेकिन ये तो अच्छा है कि आपको ऐसा सपूत मिला है जो खुद गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाह रहा है। तो ऐसे बच्चे को तो आपको भी प्रमोट करना चाहिए, कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा के उनकी क्लासेस आप कंटिन्यू कराइए, उनको प्रैक्टिस कराइए, बल्कि आप मोटिवेट कीजिए। और उनको घर में भी, क्लासेस में भी आप अलग से एक टाइम दीजिए जिस टाइम पे वो बैठ के पढ़े। जहां कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपके घर में कोई समझदार है तो उनको उसकी समस्या को दूर कीजिए। जो तैयारी में जो चीजें उनको चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, जो बुक्स चाहिए, वो आप उनको दिलवाइए। अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराइए, देखिएगा आपके बेटे का भविष्य जल्दी उज्जवल होगा। हिमांशु दर्शक है भोपाल से, फोन लाइन से जुड़ गए। हिमांशु, सवाल कीजिए अपना। दिनेश है दमोह से, वो भी हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, आप अपना सवाल कीजिए। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब तो आनंद जी, अगर हम बात करते हैं कि अगर विद्यार्थी एसएससी की परीक्षा पास कर लेता है तो उसकी प्रारंभिक सैलरी क्या होती है, प्रमोशन के कितने की बात करें, बेसिक क्या जोड़ के बात करें अपने हिंदी और जनरल नॉलेज, 90 नंबर का जनरल नॉलेज आता है और लगभग 70 मार्क्स का हिंदी आता है, जो पिछले साल तक का पैटर्न था। अगर आपने इन 2 सब्जेक्ट्स पर कमांड बना ली तो आपको सब इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। लगातार सवाल आ रहे हैं और हमारे दर्शक लगातार फोन करके पूछ रहे हैं। एक और हमारे दर्शक है नागदा से, योगेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश जी, सवाल कीजिए अपना। मैडम, मेरे बालक ने भी 10वीं क्लियर की है। 10वीं क्लास में मतलब सीबीएसई में 9.2 डिग्री प्राप्त किए उनने जी। मैं आगे लाइन कौन सी लाइन उसको भेजूं, मतलब क्या पढ़ाऊं उसको आगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा, 9.2 सीजीपी अगर आए हैं तो वाकई में आप खुशनसीब हैं। आपके बेटे को मैं बधाई देना चाहूंगा इस टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। दूसरी चीज ये कि आपका बच्चा होशियार है, सबसे पहले आप अपनी चीज उस पर थोपिए मत, आप उससे पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। अगर वो कॉमर्स फील्ड में जाना चाहता है, आप अभी से कॉमर्स में डालिए। अगर वो सोच रहा है कि मुझे साइंस बैकग्राउंड में जाना है, आईआईटी करना है या कुछ और करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो उसको उस फील्ड में जाइए। अगर उसको सीए करना है तो अभी से आप कॉमर्स लीजिए। और अगर उसको गवर्नमेंट जॉब करना है तो मैं सही सलाह दे रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए भले आप बीई किए हुए हों, बीए किए हुए हों या बीएससी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे आसान सब्जेक्ट होता है बीए, आप उनको बीए दिलवा दीजिए। बीए की पढ़ाई एक तरफ चलती रहेगी, साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आप 10th या 11th के बाद से चालू करा देते हैं तो जैसे ही उनका 12th होगा या जैसे ही उनका ग्रेजुएशन होगा, मैं दावे से बोल रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास हो जाएंगे। एक और दर्शक हैं अभय, फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अभय, आप अपना सवाल कीजिए। अभय जी, आपको आवाज मिल रही है? तो लगता है अभय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
तो आनंद जी, लगातार जैसे आप भी देख रहे हैं कि काफी क्यूरियोसिटीज है लोगों में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही क्या वजह है कि अब एसएससी भी ऑनलाइन परीक्षा लेने लगा है, इसके पीछे की क्या वजह बताई जाती है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक और दर्शक है संजय रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय जी, सवाल कीजिए। मैडम, मैं पूछना चाह रहा था कि एसएससी के लिए उम्र कितना होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा लगभग 27 है, तो मैं कब तक दिला सकता हूँ? मेरा उम्र मतलब कब तक मैं अगर आप बता रहे उम्र 27 अगर कंप्लीट हो चुकी है तो आप एसएससी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एसएससी की जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल रहती है। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपके लिए 30 साल एज हो जाती है, और अगर आप एससी एसटी के हैं तो आपके लिए 32 साल एज होती है। तो आप अपनी कैटेगरी से चुन सकते हैं कि अगर आपके पास कैटेगरी है कोई जनरल के अलावा तो आप 32 साल तक एलिजिबल हैं, और अगर आप जनरल के हैं और 27 साल अभी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई, तो भी आप एलिजिबल हैं, बट 27 से ऊपर हो जाती है तो आप एलिजिबल नहीं है। जी, एक और दर्शक है इटारसी से, श्वेता फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्वेता, सवाल कीजिए अपना। पूछना था कि हमको थोड़ा, मेरा BE हुआ है अभी इस ईयर कंप्लीट, तो मुझे ये पूछना था कि मैं अब बैंकिंग प्रिपरेशन कैसे करूं? BE अगर आप कंप्लीट हो गया है तो आप किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट को सबसे पहले ज्वाइन करें, और आपके कॉलेज में अगर फाइनल ईयर में कोई कैंपस आया होगा और आप उसके लिए अगर अप्लाई किए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, आपने कैंपस के लिए कुछ सब्जेक्ट पढ़े होंगे जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, एप्टी बोलते हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आता है। कोई नई चीज नहीं है, यही चीज आप कैंपस के लिए भी पढ़ें और यही चीज बैंकिंग में आती है, कुछ भी नया नहीं है। बस यह है कि यहाँ पर आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर खेल वो है कि 10वीं पास भी बच्चा ये पेपर को सॉल्व कर लेगा, उसको पेपर को सॉल्व करने में 3 घंटे लगेंगे, और आपको प्री एग्जाम जो 100 नंबर का आता है उसको क्रैक करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। तो बस वही सारी चीजें, कुछ नया नहीं है। जी, एक और दर्शक है इटारसी से प्रमोद, वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, आप अपना सवाल कीजिए। नमस्ते, मेरा सवाल ये है कि एसएससी में अगर एक सब्जेक्ट वीक है और हिंदी में से अच्छा है और जीके अच्छा है, तो क्या फाइट कर सकते हैं? सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि एसएससी में हिंदी नहीं आता है। जीके अगर अच्छा है तो जाहिर है आप जीके की तैयारी अच्छी करें, जीके में ज्यादा स्कोर करें। जीके के अलावा जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो होते हैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अगर आप इन सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा भी करते हैं और जीके में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप पास हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जीके में आप 50 में से 50 ले आए और बाकी इन सब्जेक्ट में आप 50 में से केवल 5 नंबर ला रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपका टोटल ज्यादा से ज्यादा होगा 70, और तब भी आप पास नहीं हो पाएंगे। तो कम से कम हर टॉपिक में आपको ये मान के चलिए कि 25 से 30 नंबर तो लाने ही होंगे, और जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसमें आप 35, 40 बल्कि 45 तक का स्कोर करेंगे तो फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, वाकई में आनंद सबधानी जी, आप हमारे स्टूडियो आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके इस मार्गदर्शन से कई ऐसे युवा हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उन्हें एक सही मार्गदर्शन मिला होगा कि किस तरह से एसएससी की प्रिपरेशन उनको करनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम करियर गुरु में इतना ही।